नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा चुनाव शुरू होने वाला है। एक ऐसा चुनाव शुरू होने वाला है जहां सरकार लौट कर नहीं आती। एक ऐसा चुनाव शुरू होने वाला है जहां देश के प्रधानमंत्री ने भविष्यवाणी कर दी है कि यहां का मुख्यमंत्री कभी लौट कर नहीं आएगा। एक ऐसा चुनाव शुरू होने वाला है जहां के मुख्यमंत्री ने खजाना खोलने में कोई कसर नहीं रखी। एक एक वोटर को 50-50 लाख का ऑफर कर दिया। एक ऐसा चुनाव शुरू होने वाला है जहां जाति, धर्म, करप्शन, राम मंदिर, सारे मुद्दों का इम्तिहान होगा। और एक ऐसा चुनाव शुरू होगा जहां मोदी का अपना स्ट्राइक रेट 100% का है। यह वो चुनाव है जहां दोनों पार्टियों के अंदर मार मची हुई है। कांग्रेस के कुछ नेता सचिन पायलट पर भरोसा नहीं करते, बीजेपी के कुछ नेता वसुंधरा राजे का पता नहीं बता रहे। चुनाव से ठीक पहले किसकी हवा है, किसकी क्या स्ट्रैटेजी है, किसका वोटर सुबह सुबह पहुंच जाएगा और किसका वोटर थोड़ा वेट एंड वॉच करेगा, सब बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नतीजे चौंकाने वाले होंगे। 3 दिसंबर को आने वाले 5 राज्यों के नतीजे सारे भ्रम तोड़ने वाले होंगे। राजस्थान में गहलोत 100 नंबर पाएंगे या मोदी 150 प्लस सीट लाएंगे। राजस्थान के बारे में नरेंद्र मोदी ने एक भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री के मेगा प्रचार से डरे गहलोत अंडरकरंट के सहारे। राजस्थान के मुख्यमंत्री को मालूम है कि चुनावी भंवर में उनकी नैया डूबी ही डूबी। गहलोत को ओवर द काउंटर करंट से कोई उम्मीद नहीं बची, इसलिए जादूगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर अंडर करंट चला तभी कोई आसरा है। जहाँ से बात करो राजस्थान में सब जगह अंडर करंट की बात हो रही है। अंडर करंट चल रहा है तो हमारे कई उम्मीदवार जीत जाएंगे जो लगता है जीत नहीं रहे हैं। अंडर करंट चलेगा तो ही सरकार बनेगी हमारी, मेरा मानना है। चुनावी रण में भविष्यवाणियां करना खतरनाक होता है। चुनावी भविष्यवाणियां अक्सर गलत साबित होती हैं, फिर भी भविष्यवाणियां की जाती हैं। एक ऐसी ही भविष्यवाणी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कर दी है। अब गांधी परिवार के सदस्य नरेंद्र मोदी से नीचे किसी के बारे में कहां बात करते हैं, इसलिए प्रियंका की भविष्यवाणी भी मोदी के बारे में है। तो एक ऐसा दिन आएगा जब इस देश की जनता का गुस्सा संभल नहीं पाएगा, जब इस देश की नाराजगी का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। और अगर उस समय मोदी जी ने अपना सर झुकाया नहीं और अगर उस समय जनता की बात मानी नहीं तो मोदी जी का नुकसान होगा। मोदी के बारे में प्रियंका ने दक्षिण भारत में जाकर भविष्यवाणी की। दांव उत्तर भारत में लगा है, जिसके बारे में मोदी के एक सीनियर मंत्री और मुख्यमंत्री पद के दावेदार गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एक भविष्यवाणी की है। परिवर्तन के संकल्प के साथ जनता जुटी है, इसलिए अब की बार राज बदलेगा और केवल बदलेगा ही नहीं, इतनी बुरी तरह बदलेगा कि आप देखेंगे कि एक नया इतिहास बन गया। अब जब बोल ही रहे हैं तो सचिन पायलट क्यों चुप रहे? तो सचिन पायलट ने भी कह दिया है कि जीतेंगे तो हम ही, सरकार बनेगी हमारी ही। आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हम बोल सकते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। ये माहौल जो बना है ये सब लोगों के प्रयास से बना है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो रिस्पांस है पब्लिक का, मैं अनेकों जिलों में गया हूँ, पूरे प्रदेश में कैंपेन हम लोगों ने किया है, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे साहब ने, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे बन रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी इस बार यहाँ कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज का राज फिर आएगा या कमलनाथ बनेंगे एमपी के नाथ? लाडली बहना के सहारे मामा जी यानी शिवराज का जोश आई है। वो राजस्थान के बारे में बोलते हैं तो भी धीरे से मध्य प्रदेश की तरफ इशारे कर देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट के आ रही है। हर जगह डबल इंजन की सरकार की दरकार है।
सवाल है कि क्या कमलनाथ ने 3 दिसंबर से पहले ही हार मान ली है? अब 3 तारीख को देखिएगा, जनता जो तय करेगी हमें स्वीकार है। राजस्थान में वोट पड़ने की तारीख आ गई है। तेलंगाना में अभी प्रचार ही चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे ईवीएम में बंद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माने तो कांग्रेस मध्य प्रदेश भी जीत रही है, छत्तीसगढ़ भी जीत रही है और राजस्थान में भी उसकी सरकार रिपीट हो रही है। अभी जितने लोगों से बात हुई उसमें सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये तो दिख रहा है। मध्य प्रदेश भी, अब छत्तीसगढ़ तो बनेगा ही, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश 230 सीट, छत्तीसगढ़ 90 सीट, राजस्थान 199 सीट, तेलंगाना 119 सीट और मिजोरम 40 सीट। 3 दिसंबर को 678 सीटों के नतीजे आएंगे। क्या नरेंद्र मोदी की पार्टी 4-1 के स्कोर के साथ 400 सीटें जीतेगी या कांग्रेस 3-2 का स्कोर करेगी और 350 प्लस सीट जीतेगी? बीजेपी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक राजस्थान में विक्ट्री श्योर है। राजस्थान के इलेक्शन रिपोर्ट में बीजेपी के लिए ग्रीन टिक है। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी पहले असमंजस में थी, लेकिन एमपी की रिपोर्ट में भी बीजेपी ने अब ग्रीन टिक लगा दिया है। छत्तीसगढ़ इलेक्शन को बीजेपी 50-50 मानकर चल रही है। तेलंगाना में पूरा जोर लगाने के बाद भी बीजेपी को मालूम है कि इस बार उसके लिए कोई चांस नहीं है। तेलंगाना के लिए बीजेपी की रिपोर्ट में रेड मार्क है। कांग्रेस के वॉर रूम में जो रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विक्ट्री श्योर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी सरकार रिपीट होती दिख रही है। कांग्रेस वॉर रूम में राजस्थान को लेकर असमंजस में है, मगर कांग्रेस के लिए तेलंगाना सरप्राइज स्टेट है, जहां केसीआर तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं। वहां कांग्रेस को लगता है कि इस बार उसकी सरकार बन रही है। तेलंगाना में मोदी और राहुल की सीधी लड़ाई नहीं है, वहां केसीआर और ओवैसी का फैक्टर है। बीजेपी अभी तेलंगाना में पैर जमा रही है। कांग्रेस के पैर वहां से दशकों पहले उखड़ चुके हैं। क्या 3 दिसंबर को असली सरप्राइज तेलंगाना से मिलेगा? ये ओवैसी का कोई ताकत नहीं है, सरकार का ताकत का ऊपर वो लोग जिंदा रहता है। मैं परसों दिन सार मीनार गया था। सार मीनार में चारों तरफ हमास का जिंदाबाद लिखा हुआ था। तब मैंने ओवैसी को पूछा था, अरे दम है तो जाके इजराइल का खिलाफ लड़ने गदा में जाओ, दम है तो गदा में जाओ, यहाँ में हमला करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब ओवैसी लेक्चर देता है ना, मेरा खून गर्म हो जाते हैं। अरे भाई, केसीआर है इसलिए आप ऐसा कर रहा है। अगर केसीआर नहीं होते थे, आपका कुछ दम भी नहीं होते थे। आज एक बार देख लीजिए, बीजेपी का सरकार तेलंगाना में आने दीजिए, आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपको खुद अंधाधुंध हो जाएगा। ओवैसी की बात थोड़ी देर में करते हैं, पहले आपको राजस्थान ले चलते हैं। राजस्थान का डी डे यानी कि वोटिंग डे आ चुका है। सबका दावा है कि हम ही जीतेंगे। किसका कैलकुलेशन बन गया, किसका कैलकुलेशन बिगड़ गया, कौन साफ कौन हाफ होगा, 3 दिसंबर को पता चलेगा। अभी तो लास्ट मोमेंट वाले दांव पेच चले जा रहे हैं। हर पार्टी ने जाति और धर्म वाला कैलकुलेटर ऑन करके रखा है। ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आके कांग्रेस में कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद
शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी ने 7% गुर्जर वोट को अपनी ओर खींचने के लिए सबसे बड़ा दांव चल दिया। राजस्थान के 14 जिले गुर्जर बहुल हैं। कम से कम 40 सीटों पर गुर्जर वोट निर्णायक हैं। सचिन पायलट कांग्रेस में गुर्जर समाज का चेहरा हैं। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर 8 गुर्जर विधायक बने थे। सचिन पायलट की पहचान राजेश पायलट से है। राजेश पायलट कांग्रेस में गांधी परिवार के वफादार भी रहे और परिवारवाद का विरोध भी किया। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर भी वो मुखर रहे। 23 साल पहले एक हादसे में राजेश पायलट के निधन को आज भी कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थियरी से जोड़ते हैं। राजेश पायलट निर्विवाद रूप से गुर्जर समाज के बड़े नेता रहे। मोदी ने उनका नाम लेकर 2 काम किए, एक गुर्जर समाज को अपनी ओर करने की कोशिश और दूसरा सचिन पायलट को लेकर भ्रम पैदा कर देना। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि किसी नेता को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी चिंता मेरी पार्टी, मेरी जनता करेगी। हम उसके प्रति समर्पित हैं और विचारधारा को लेकर हमारा जो संघर्ष है उसमें हम लोग जीत कर आएंगे। व्यक्तिगत बात करने के बजाय सैद्धांतिक बात हम करें, आरोप लगाने के बजाय अपने गिरबान में झांक कर देखें और दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपनी रिपोर्ट का जनता के बीच में लेकर जाएंगे, वो एक बेहतर तरह की राजनीति होती है। गुर्जर समुदाय के साथ साथ मोदी ने दलितों को भी अपनी ओर लाने की आखिरी कोशिश की। राजस्थान में कांग्रेस ने दलित बहुल सीटों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके प्रचार किया। कर्नाटक से आने वाले खड़गे जात से दलित हैं। बीजेपी में उनके कद का कोई दलित नेता नहीं है। अब देखिए कि मोदी ने कैसे खड़गे को ही मुद्दा बना दिया। एक दलित का बेटा आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक चुनाव जीत करके देश की सेवा करने वालों में से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं, मैं कल जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की फोटो नहीं दिखाई दी मुझे। गहलोत जी दिख रहे हैं, शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, हमारे खड़गे जी नहीं दिख रहे। क्यों भाई? क्या दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी ये व्यवहार करती है? ये मैंने कल उठाया था मुद्दा, इस पर तो कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया। राजस्थान में दलित गुर्जर से भी बड़ा वोट बैंक है। 18% आबादी और 33 सुरक्षित सीटें। राजस्थान की जो सीटें दलितों के लिए सुरक्षित नहीं हैं, वहां भी दलित वोट बहुत मायने रखता है। मोदी ने सबका हिसाब कर रखा है। सवाल है कि 3 दिसंबर से पहले क्या रुझान आ रहे हैं। रिजल्ट के दिन किसका अनुमान सही होगा? जाएंगे 5 साल मुंह नहीं दिखाएंगे, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना इनके कोई और नेता लोग। नंबर 2, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। राजनीति में संयोग नहीं होता, हाँ प्रयोग जरूर होते हैं। भला ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस वक्त हिंदू वोट एक करने के लिए मोदी और योगी मथुरा पहुंचे, उसी समय मुस्लिम वोट एक करने के लिए कांग्रेस गाजा तक पहुंच गई। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के कोझिकोड में फिलिस्तीन के सपोर्ट में सभा की तो निशाने पर नरेंद्र मोदी को रखा। अमेरिका से पहले नरेंद्र मोदी ने इजराइल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्यों इजराइल को लेकर इतना प्रेम है? क्यों नरेंद्र मोदी इजराइल को इतना प्यार करते हैं? यूएन में युद्ध विराम के प्रस्ताव का भी भारत ने समर्थन नहीं किया। पीएम मोदी के इस फैसले ने देश को अपमानित किया है। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही टाइप के हैं। एक व्यक्ति जायोनिज्म के नाम पर तो दूसरा धर्म के नाम पर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के पीआर एक्सरसाइज से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। यही काम वहां नेतन्याहू कर रहे हैं। राजस्थान में 9% मुस्लिम वोट है। तेलंगाना में 13% मुस्लिम वोट है। कांग्रेस को एक एक वोट की अहमियत समझ में आ रही है। राजस्थान से आपको ले चलते हैं उस राज्य में जो मुस्लिम पॉलिटिक्स का चार मीनार है। तेलंगाना में बीजेपी ने अमित शाह और हिमंता बिस्वा शर्मा को उतारा है।
बात मंदिर और मस्जिद की हो रही है। बीआरएस भी बोलते हैं कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देगा, कांग्रेस भी बोलते हैं हम मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा, लेकिन कोई नहीं बोलते हैं कि हम हिंदू को रिजर्वेशन दूंगा। इसीलिए हम बीजेपी आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जो केसीआर ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देके रखा है, इसको हम लोग बंद करेगा। ओवैसी यहां खुलकर कहने लगे हैं कि सरकार बनेगी केसीआर की। हम तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप एक डिसाइसिव मैंडेट 9 सीट्स पे एमआईएम को दीजिए और 110 पे मामू को दीजिए। 3 दिसंबर को जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, उन 5 राज्यों से मई 2024 में लोकसभा के 83 सांसद चुने जाएंगे। 2019 में इन 83 सीटों में से बीजेपी ने 65 सीटें जीती थीं। नरेंद्र मोदी को 2024 में 65 का यह आंकड़ा सुधारना है, इसलिए मोदी की पार्टी इन चुनावों को 24 के सेमीफाइनल की तरह लड़ रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह सबसे मुश्किल मिशन में लगाए गए हैं। एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी जो है, उनका बार बार ये कहना कि 4% वोट जो है वो जो माइनॉरिटीज के लिए नहीं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जिस तरीके से SC ST, उन्हीं को दे रहे हैं। वो भ्रांति फैला रहे हैं। यहाँ 4% आरक्षण केवल और केवल माइनॉरिटी के लिए है। हमारी सरकार बनाने के बाद हम इसको हटाएंगे, ओबीसी और ट्राइबल का आरक्षण बढ़ाएंगे। देखिए, हमारी स्पर्धा केसीआर से कांग्रेस बहुत पीछे है और मुझे भरोसा है यहाँ हम सरकार बनाएंगे। किस फंडे पर आप आगे लड़ रहे हैं? केसीआर को अगर नीचे आपको लगता है कि उनकी सरकार गिरानी है, तो आप किस प्रचार? गिरानी नहीं है, हरानी है। यहाँ पर इन्होंने वादा किया था बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल क्लास को कि हम इनके लिए काम करेंगे, मुख्यमंत्री उनका बनाएंगे, मगर अब वो केटीआर को प्रमोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने वादा किया है कि हमारा मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा और इसके साथ साथ हमने माडिगा समुदाय को भी वर्टिकल रिजर्वेशन देने का वादा किया है, जो हम देंगे। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि फ्रीबीज जो है लोग उसके तरफ आकर्षित होंगे? इनकी फ्रीबीज के टोटल से ज्यादा मोदी जी 9 साल में दे चुके हैं। हमने गरीब को घर दिया है, घर में पानी दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सुविधा दिया है। तो इनकी फ्रीबीज का टोटल लगा दो तो वो मोदी जी की सहायता से हाफ भी नहीं होता। तेलंगाना से जो भी रुझान मिल रहे हैं, उसमें केसीआर और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिख रहा है। सर्वे भी इसी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अमित शाह कांग्रेस को मुकाबले में ही नहीं बताते। ये कुछ और नहीं, बीजेपी की स्ट्रेटजी का ही हिस्सा है। मोदी की पार्टी यहां 2023 नहीं, 2024 और 2028 के चुनाव की तैयारी कर रही है। इस रात की सुबह कैसे होगी? अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, 41 लोग सुरंग से बाहर आएंगे या फिर अभी और इंतजार होगा? ड्रिलिंग मशीन फिर चलने लगी है। चट्टान को चीरकर मीटर और आगे बढ़ना हो चुका है। अगले कुछ घंटे सब सही रहा तो 41 मजदूर हम सबके सामने होंगे। उत्तराखंड के सुरंग में अब ये लड़ाई मैन, मशीन और माउंटेन की है। इस वक्त जीत कौन रहा है? सुरंग से क्या नई खबर आ रही है? खबरी क्या है? 41 मजदूर भाइयों को बाहर निकालने के क्या है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, देखिए। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। 41 मजदूर और ट्रिपल एम यानी मैन, मशीन और माउंटेन। जिंदगी की जंग में मैन और मशीन को माउंटेन की चुनौती। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए भारत सरकार सब कुछ दांव पर लगा चुकी है। माउंटेन टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए मैन यानी करीब 200 लोगों की टीम लगी है
और पहाड़ को काटकर उन्हें बाहर निकालने के लिए दुनिया की सबसे हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। 4.5 किलोमीटर लंबे सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए देश ही नहीं दुनिया से एक्सपर्ट इकट्ठा हुए हैं, जिनमें टनल एक्सपर्ट, विदेशी एक्सपर्ट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, सेना के जवान, ओएनजीसी, एसजेवीएनएल, आरवीएनएल, एनएचआईडीसीएल, टीएचडीसीएल के इंजीनियर्स और टेक्निकल टीम के साथ स्थानीय प्रशासन के लोग शामिल हैं और सभी को रेस्क्यू ऑपरेशन में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि ये एक निर्माणाधीन टनल है जिसके कारण मजदूरों तक पहुंचने में बाधाएं भी हजार आ रही हैं। मजदूर टनल के एंट्री गेट से महज 200 मीटर दूरी पर फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं है। मिट्टी धंसने के कारण 60 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। मजदूरों तक पहुंचने में कभी मजबूत चट्टान तो कभी टनल के निर्माण में इस्तेमाल सरिया बाधा बन रहा है, तो कभी मशीन जवाब दे जा रही है। 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अंडरग्राउंड टनल के विदेशी एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन चुनौती कम नहीं है क्योंकि अर्नोल्ड डिक्स हिमालय क्षेत्र में कभी काम नहीं किए हुए हैं। पहली बार अर्नोल्ड का सामना हिमालय की पहाड़ियों से हुआ है और यह मिशन कितना कठिन है इसका अंदाजा अर्नोल्ड का यह बयान बता रहा है, जिसे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन करने के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि सुरंग हिमालय के क्षेत्र में है, इसलिए यह काफी मुश्किल मिशन है। इसमें 1 हफ्ते का समय लग सकता है। पहाड़ की चोटी से सुरंग में 100 फीट तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो हाथों से सुरंग खोदने के परंपरागत तरीके का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को करीब हर 2-2 मीटर पर एक नई चुनौती से जूझना पड़ रहा है। नमी, पत्थर और रेतीली मिट्टी के कारण ये एक सॉलिड मलबे में तब्दील हो गया है। जिस तरह से कंक्रीट और सीमेंट और बालू के मिलने के बाद एक मजबूत पिलर तैयार होता है। और रेस्क्यू ऑपरेशन कितना चुनौतीपूर्ण है इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। देखिए, सीमेंट और कंक्रीट से बने एक पिलर को ड्रिलिंग मशीन से छेद कर तोड़ा जा रहा है। ठीक इसी तरह से उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग के अंदर मिट्टी धंसने से 200 मीटर तक सॉलिड मलबा बन गया है, जिसे तोड़ने के लिए हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 5 टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। पहला, अमेरिकन ऑर्गन मशीन। दूसरा, ट्रेंच टेक्नोलॉजी। तीसरा, जियो मैपिंग कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। चौथा, एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद ली जा रही है। और 5वां, ड्रोन तकनीक है। इसमें सबसे अहम रोल अमेरिकन ऑर्गन मशीन की है, लेकिन ऑर्गन मशीन के रास्ते में चट्टान, स्टील की पाइप और लोहे का सरिया आने के कारण अमेरिकन ऑर्गन मशीन भी हाफ जा रही है। ऑर्गन मशीन की तस्वीर टनल के अंदर की है, जहां ऑर्गन मशीन वर्किंग मोड में दिखाई दे रही है। मलबे के बीच ऑर्गन मशीन 800 mm के पाइप को अंदर की ओर धकेल रही है और अब तक 9 पाइप डाले जा चुके हैं। अमेरिकी ऑर्गन मशीन मलबे को बिना भड़काए उसके अंदर छेद कर रास्ता बनाती है। अमेरिकी ऑर्गन मशीन में लोहे की काफी मजबूत ब्लेड लगी हुई है। इसके अगले हिस्से में 8 से 10 मीटर लंबा एक पेचकस जैसा नुकीला धातु लगा होता है और उसके पीछे करीब 8 मीटर लंबा लोहे का घुमावदार ब्लेड लगा होता है। पेचकस जैसा लोहे का एंकल चट्टान में एक छोटा सा होल करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। फिर ऑर्गन मशीन में लगे मजबूत ब्लेड चट्टान को काटते हुए मलबे को पीछे की तरफ धकेलते हैं। अमेरिकन ऑर्गन मशीन चट्टान को काटने के साथ साथ 800 mm की पाइप को भी छेद में डालते हुए आगे बढ़ती है। ये मशीन 5 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से ड्रिल करती है, लेकिन बार बार बाधा आने के कारण ड्रिलिंग को रोकना पड़ रहा है। स्टील की पाइप और लोहे का सरिया आने के कारण ऑर्गन मशीन को भी नुकसान पहुंच रहा है और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के ब्लेड्स को हमने रिपेयर किए हैं। अभी जो साफ सफाई करनी थी, ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का साफ का, कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो ये चेक किया और अब वो वापस
उस ऑगर को फिट कर रहे हैं। इस बीच हमने ये भी देखा कि ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है वो भी वीक हो रहा था, क्योंकि इतना प्रेशर, इतना टॉर्क बढ़ रहा था, क्योंकि अब डिस्टेंस भी ज़्यादा हो रहा है, 45 मीटर से और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसी समय, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी समय वेस्ट किया या कोई भी समय बेकार में एक्स्ट्रा लिया है, वैसा नहीं हुआ है। हम इसी समय, जब ये क्लीनिंग हो रहा था, अंदर पाइप सफाई हो रही थी और जो जितने सारे मेटल के 4 पोल्स जो मैंने आपको अभी दिखाया, या उससे पहले भी जो गर्डर्स जो हमारे रास्ते पे अड़चन पैदा कर रहे थे, उसी वक्त हमने कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी मतलब ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की हमने, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे। प्रॉपर उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग की वजह से हमने ज़्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे। हमने ऑफ कोर्स एक्सीलरेटिंग एजेंट डाला कि जल्द से जल्द कंक्रीट जम जाए, टाइम कोई वेस्ट ना हो। हम ये करके सारा फिर से सेट किया। अब ऑगर को हमने वापस रीअसेंबल कर लिया है। चट्टान इतना मजबूत है कि ऑगर मशीन का बेस भी जवाब दे रहा है। एक बात यानी मजदूरों के बाहर निकलने के इंतजार को घंटों लंबा कर दे रही है। ये तस्वीर टनल में आई एक नई बाधा को खत्म कर लौट रही रेस्क्यू टीम की है, जहां ऑगर मशीन के सामने स्टील की पाइप आ गई, जिसे काटने में करीब 10 से 12 घंटे का समय लग गया। स्टील की पाइप इतनी मजबूत थी कि ऑगर मशीन की ब्लेड भी टूट गई। इतना ही नहीं, 800 mm की पाइप को भी नुकसान पहुंचा, जिसके कारण करीब 1 मीटर तक पाइप को काटना पड़ा। 45+ में 1.8 पे यहाँ पर आपको ब्रीफ किया गया था। उसके बाद दिल्ली से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसके अंदर 1.2 मीटर उसके बाद जो पुश हुआ था, तो 45 + 1.8 था। उसके बाद 1.2 मीटर और पुश हुआ था, तो 48 आपका हो गया था। उसमें से कुछ पाइप हमारे को काटना पड़ा है, लेकिन संभवतः जहाँ तक पाइप जा चुका है वहाँ तक तो फटाफट चला जाएगा। और उसके आगे भी जो हमारी टीम है, जैसे सर ने बताया कि वो जाकर के मैनुअली चेक करते हैं, वहाँ पर पाइप भी काट के लाए हैं। वो जो टीम है उसने ना केवल पाइप, हमारे वाला पाइप काटा है जो अंदर जा रहा है, जो दूसरे वर्टिकल पाइप्स आ जा रहे हैं जो आपके छत में लगे होते हैं, वो भी 2 पाइप काट करके वो टीम लाई है। इसीलिए कल से तकरीबन 15-16 घंटे जो काम चला है, पूरी रात भर चला है, और जो सुबह भी अब तक दोपहर लगी है, वो पाइप काट के वो उन्होंने जो देखा उस पाइप को ऑलरेडी काट लाए। तो अगले मतलब जो अभी इमीडिएट पुश तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके आगे की संभावना हम GPR की जो रिपोर्ट है उसकी और बाकी सबकी जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव होप के साथ में ये हम मान सकते हैं कि आगे सक्सेस मिलने की संभावना है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऑगर मशीन उसी तकनीक का हिस्सा है। दोपहर करीबन 4 बजे के लगभग ऑगर मशीन एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन शुरू होने के करीबन 1 मीटर क्रॉस करने के बाद फिर से लोहे की छड़ें और गार्डर सामने आ गया। यानी इसी के बीच जो ऑगर मशीन थी वो फंसी और ऑगर मशीन को रोकना पड़ गया। ऑगर मशीन को पीछे लाया गया और फिर उसके बाद हाइड्रोलिक कटर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से छड़ों को काटने की कवायद शुरू हो गई। ऐसे में सोर्सेज के मुताबिक ऑगर मशीन का जो लेंथ है और स्ट्रेंथ है उसको कम किया जा रहा है, यानी जो उसके आगे का हिस्सा है उसको छोटा किया जाएगा, जो 700 मिलीमीटर के लगभग का था। उसके साथ साथ आज 13वां दिन है। 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग अभी भी जारी है। आशा और निराशा के बीच सभी जो उनके परिवार के लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। NDRF के जवानों को स्टैंड बाय पर रखा गया है और इसीलिए उन्होंने मॉक ड्रिल की, साथ में रोपिन कार्रवाई की, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर और जो ऑक्सी बैग है उनको भी प्रिपेयर किया कि अगर किसी को भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस बैग के अंदर रखा जा सके, या फिर उसके बाद उनको इवैक्यूएशन के टाइम पर पैरेलली ABC प्लान के तहत ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाए। ट्रेंचलेस तकनीक का इस्तेमाल उस समय करते हैं जब मलबा हटाने के दौरान मिट्टी या मलबा के धंसने की आशंका होती है। ट्रेंचलेस तकनीक में बिना खुदाई किए ही पाइप को जमीन के अंदर डाला जाता है, और अमेरिकन ऑगर मशीन भी यही काम कर रही है। लेकिन अमेरिकन ऑगर मशीन के इस्तेमाल से पहले बर्मा मशीन से मलबे को हटाने और ड्रिल की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि बर्मा मशीन ड्रिल नहीं कर पाई, जिसके बाद अमेरिकन ऑगर मशीन को लाया गया। मजदूरों को बचाने के लिए 60 मीटर तक 800 mm की पाइप को डालना है।
एक पाइप को डालने में 4 घंटे का समय लग रहा है, जबकि 2 पाइप को जोड़ने में 2 घंटे का समय लग रहा है और बाधा आने पर काम को रोकना भी पड़ रहा है। अगर मशीन को और ज्यादा नुकसान न हो, इससे बचने के लिए रेस्क्यू टीम DRDO की मदद भी ले रही है। टनल की GPR यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के जरिए मैपिंग की जा रही है, ताकि आगे मौजूद बाधा के बारे में पहले ही पता चल सके। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार एक ऐसी तकनीक जो किसी भी ढांचे को छुए बगैर 8 से 10 मीटर तक मौजूद कंक्रीट, केबल, धातु, पाइप का पता लगा लेती है। मजदूर जहां फंसे हुए हैं, वो जगह कितनी सुरक्षित है, इसकी भी समय समय पर जांच की जा रही है। इसके लिए रेस्क्यू टीम ड्रोन तकनीक और एंडोस्कोपिक कैमरे का सहारा ले रही है। एंडोस्कोपिक कैमरे को मेडिकल प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं। इस कैमरे का इस्तेमाल डॉक्टर शरीर के सूक्ष्म अंगों को देखने में करते हैं और एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए टनल के दीवारों की निगरानी की जा रही है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से है, ये भी जान लीजिए। बीते 25 सालों में इस तरह का 2 ही रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। पहला 2002 में अमेरिका में क्यू क्रिक माइनर्स रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरा 2010 में चिली में सोना और तांबे के खदान में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिका में 24 जुलाई 2002 को पेंसिल्वेनिया के सरमेंट काउंटी में क्यू क्रिक माइनिंग इंक में चट्टान धंसने से कुछ इस तरह से ही मजदूर फंस गए थे। खदान में 9 मजदूर फंसे थे, जिन्हें 77 घंटे के बाद बाहर निकाला जा सका। उन्हें भी मलबे के बीच ऑगर मशीन से ड्रिल कर 22 इंच चौड़ी पाइप डालकर बाहर निकाला गया था। और उत्तरकाशी में भी सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। चट्टान धंसने से दूसरा बड़ा हादसा 2010 में चिली में हुआ था। चिली में सैन जोस सोने और तांबे की खदान धंसने से 33 मजदूर फंस गए थे। सभी मजदूर जमीन से 2000 फीट नीचे फंसे थे, जिन्हें पहली बार चट्टान में ऑगर मशीन से छेद कर संपर्क साधा गया था। लेकिन मजदूरों तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने का रास्ता बनाने में 69 दिन लग गया। 69 दिन बाद सभी मजदूरों को बारी बारी से एक कैप्सूल के जरिए बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में तो 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हैं, जिन्हें ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और टनल में फंसे मजदूरों को ही 32 इंच चौड़ी पाइप के अंदर से एक रोबोट स्ट्रेचर के जरिए ही बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ के द्वारा एक तरफ जहां मॉक ड्रिल की जा रही है, तो वहीं 41 वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए पाइप के अंदर जाकर पूरी तैयारी की जा रही है। इसमें अहम रोल ऑक्सीजन सिलेंडर का होगा और मास्क का होगा। इसीलिए मेरे ठीक पीछे एनडीआरएफ के जो ऑफिसर्स और जवान हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर को फिल कर रहे हैं। उसके अलावा मास्क तैयार कर रहे हैं। व्हील स्ट्रेचर जो तैयार किया गया है, ताकि पाइप के अंदर से मास्क, अगर कहीं से भी ऑक्सीजन की कमी किसी को होती है तो उसे सिलेंड्रिकल तरीके से ऑक्सीजन उसके पुश किया जा सके उसके पीठ पे, और फिर उसके बाद उसे अंदर की तरफ पाइप से बाहर लाते हुए कि सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए ठीक सामने एनडीआरएफ के जो ऑफिसर्स और जवान हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कर रहे हैं और ये करीबन 10 से 12 की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो पोर्टेबल हैं, छोटे साइज में हैं, उनको भी लाया गया है और यहीं पर ये पूरी तैयारी की जा रही है। मशीन्स जो कि विंच कर सके यानी पुल कर सके, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो बाकी सारा सामान है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का वक्त है जब ये 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी तैयारी अपने आखिरी चरम पे होगी और जल्द से जल्द ये सभी बाहर आ सकेंगे। ये ऑपरेशन अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि दुनिया में बीते 25 सालों में इतनी बड़ी तादाद में मजदूर या आम लोग कभी नहीं फंसे।